गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का चैप्टर पढ़ रहे हैं, डिसॉल्यूशन ऑफ ए फर्म। डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है हम देख चुके हैं, मोड्स देख चुके हैं डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म के। कंपल्सरी किसी घटना के घटित होने पर या एग्रीमेंट के द्वारा या नोटिस के द्वारा। आज हम बात करेंगे कि डिसॉल्यूशन क्या न्यायालय के द्वारा भी डिसॉल्यूशन किया हो सकता है, क्या फर्म का विघटन किया जा सकता है न्यायालय के द्वारा। तो आज हम बात करेंगे डिसॉल्यूशन बाय कोर्ट के बारे में, सेक्शन 44 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो न्यायालय कब ऐसी परिस्थितियां बन जाती है जब साझेदारी फर्म का विघटन करने का अधिकार रखता है, क्योंकि यह क्या है, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है इसके अंतर्गत जो सारे अधिकार और दायित्व हैं वह पार्टनर्स के ही होते हैं, न्यायालय उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन ऐसी कौन सी स्थिति आ जाती है जब न्यायालय क्या हो सकता है, उसमें फर्म का विघटन करने का अधिकार रखता है। तो यह बात बता गई है सेक्शन 44 के अंतर्गत। इसमें कितनी स्थिति है जिसके अंतर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, साझेदारी फर्म का विघटन करवाएंगे। तो सबसे पहले कोई साझेदार पागल हो गया है पहली स्थिति में। सेकंड नंबर पर किसी साझेदार के स्थायी रूप से अयोग्य होने पर। थर्ड, किसी साझेदार क्या पाया गया, दुराचरण का दोषी पाया गया है तो भी न्यायालय को अधिकार है। फोर्थ नंबर पर किसी साझेदार द्वारा निरंतर रूप से साझेदारी अनुबंध को क्या कर रहा है, भंग कर रहा है, लगातार भंग कर रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत और फिर किस साझेदार द्वारा क्या कर दिया गया, अपना जो इंटरेस्ट है उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है, तब भी न्यायालय को अधिकार है। और फर्म की अगली स्थिति है 6 नंबर पर कि फर्म निरंतर हानि में चल रही है, तब भी फर्म का विघटन न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। या अन्य किसी कोई भी ऐसी परिस्थिति हो जाती है जब न्यायालय उचित और न्यायपूर्ण समझता है। अब हम इनको समझे कि ऐसी क्या परिस्थिति होती है तब न्यायालय द्वारा इनका विघटन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम बात करेंगे किसी भी पार्टनर के पागल होने पर। यदि कोई पार्टनर पागल हो जाता है तो उसकी ओर से उसका कोई जो मित्र है या हितैषी है या मान लो फर्म के जो शेष सभी साझेदार हैं वह क्या करेंगे, न्यायालय से प्रार्थना करेंगे किस बात के लिए, फर्म का विघटन करने के लिए कि अब जो साझेदार है वह क्या हो गया है, हमारा पागल है, डिसेबल है। तो क्या कीजिए, प्रार्थना करेंगे। तो न्यायालय फिर क्या करेगा, किस फर्म का विघटन जी की जो प्रार्थना दी है उस प्रार्थना पत्र के आधार पर फर्म की समाप्ति का आदेश दे देगा। अब यह है कि फर्म की समाप्ति कब मानी जाएगी, तो न्यायालय द्वारा जो आज्ञा की तिथि दी गई है प्रार्थना पत्र की, उसी तिथि से ही फर्म की समाप्ति माना जाएगा। कि न्यायालय ने आज्ञा दी थी कि फर्म का विघटन कर दिया जाए तो वह तिथि से ही फर्म का विघटन माना जाएगा। अब एक इम्पोर्टेंट बात यह थी, कोई स्लीपिंग पार्टनर है यानी कि उसका कोई ज़्यादा रोल नहीं है, वह एक्टिव पार्टनर नहीं है, यदि वह पागल हो गया है, डिसेबल हो गया है, तो उसके अंतर्गत डिसेबल हो गया है, पागल हो गया है, तो उसके होने पर क्या करेगा, न्यायालय सामान्यतः फर्म के समापन की आज्ञा का आदेश नहीं दे सकता है, क्योंकि इस प्रकार साझेदार के पागल होने से फर्म का स्वतः विघटन नहीं होगा। अब सेकंड बात आती है कि साझेदार के स्थायी रूप से अयोग्य होने पर। स्थायी रूप से क्या हो गया, कोई डिसेबल हो गया, अयोग्य हो गया, तब क्या स्थिति होगी, यदि कोई साझेदार एक साझेदार के रूप में अब क्या हो गया है, अपने कार्य को करने के लिए असमर्थ हो गया है स्थायी रूप से। असमर्थ कैसा है, यह नहीं कि अस्थायी रूप से, स्थायी रूप से क्या हो गया, वह असमर्थ हो गया है। तो न्यायालय क्या करेगा, किसी दूसरे साझेदार को प्रार्थना करने पर फर्म के समापन की आज्ञा दे सकता है। जैसे कि पोलियो हो गया है या लंबे समय तक जेल की सजा हो गई है, तो यह क्या माना जाता है, स्थायी रूप से अयोग्य समझा जाता है। विटवेल वर्सेज ऑर्थर के मामले के आधार पर यह स्थिति दी गई है। थर्ड हम बात करते हैं कि साझेदार किसका दोषी पाया जा रहा है, दुराचरण करने का, मिसबिहेविंग का दोषी पाया जा रहा है। कैसा मिसबिहेव इफेक्ट किस पे करता है, व्यापार के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है, एडवर्स प्रभाव डाल रहा है, तभी वह दुराचरण का दोषी माना जाएगा। ये नहीं कि जो पर्सनल लाइफ में जो चल रहा है, यदि उसके दुराचरण का यदि बिजनेस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो इसके आधार पर फर्म का विघटन नहीं करवाया जा सकता।
तो न्यायालय एक दूसरे साझेदार क्या बात प्रस्तुत कर देगा किस पर कि ऐसा दुराचरण करता है जिससे व्यापार पर प्रभाव पड़ रहा है, तो दूसरा साझेदार फर्म की समाप्ति के लिए बात प्रस्तुत कर सकता है और न्यायालय द्वारा आज्ञा दी जा सकती है। अब फर्म का यह आवश्यक नहीं है कि साझेदार ने फर्म का कार्य करते ही दुराचरण किया हो। ऐसा कार्य भी हो सकता है जो फर्म से संबंधित तो नहीं है लेकिन उस दशा में दुराचरण का दोषी माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, साझेदार बिना टिकट रेल में यात्रा कर रहा है, स्टॉक एक्सचेंज में सट्टा खेल रहा है, कहीं भी जो फर्म की हिसाब किताब है उनमें चोरी कर लेता है, या कोई फ्रॉडफुली व्यवहार करता है, कपटपूर्ण, उसको जो कार्य दिया गया उनको नेगलेक्ट करता है या मना कर देता है, या जो भी ग्राहकों के जो कस्टमर और क्लाइंट के जो भी धन है उसको मिसयूज कर रहा है, या एक दूसरे के साथ कोई साझेदार है दूसरे साझेदार की पत्नी के साथ इलीगल जो रिलेशनशिप बना रहा है, तो ये सभी दुराचरण के अंतर्गत आएंगे। जैसे मैंने ये पहले ही बता दी है बात कि व्यक्तिगत जीवन के दुराचरण का यदि फर्म के व्यवसाय पर कोई प्रभाव नहीं डालता। जैसे कि एक मामले में आया था, स्नो बनाम मिलफील्ड का मामला है, जिसके अंतर्गत आया था एक बैंक का जो साझेदार है जो पर स्त्रीगमन का दोषी था और उसे फर्म से अलग नहीं किया गया क्योंकि इसे आचरण से इस ग्राहक का धन है वो अनसिक्योर नहीं हो रहा है। किस पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, कस्टमर, क्लाइंट और बिजनेस पे यदि फ़र्क नहीं पड़ रहा है उसके दुराचरण का, तो उसके आधार पर आप फर्म का विघटन नहीं करवा सकते। लेकिन यदि यही बात डॉक्टर के कोई फर्म हो और डॉक्टर कोई अनैतिकता का दोषी है तो उस फर्म के विघटन का अच्छा आधार हो सकता है। लेकिन सामान्य जो कार्य चल रहा है उसके अंतर्गत जो प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं बिजनेस पर, तो फर्म के विघटन का अच्छा आधार हो नहीं सकता है। तो यह हो गया दुराचरण के आधार पर। नेक्स्ट है साझेदार द्वारा निरंतर रूप से साझेदारी अनुबंध को भंग करने पर। अब यदि कोई साझेदार है, पार्टनर है, जो लगातार ही जानबूझकर क्या करता है, अपने अनुबंधों को भंग कर रहा है बार बार, या फर्म का जो बिजनेस है उससे संबंध में ऐसा व्यवहार करता है कि जो अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा, या ऐसा व्यवहार करता है जिससे बिजनेस का कार्य अच्छा चल ना सके, सुचारू रूप से न चल सके या असंभव हो जाए, तो अभी वो क्या कर सकता है, फर्म की समाप्ति के लिए जो दूसरा पार्टनर है फर्म की समाप्ति के लिए आवेदन कर सकता है। तो न्यायालय क्या कर सकता है, उसको परमिशन दे सकता है। जैसे कि खातों में गड़बड़ी कर रहा है, आपस में झगड़े करना, झूठे खाते बनाना, किसी को गलत सूचनाएं देना, जो सिक्रेसी उसको ख़त्म करना, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय फर्म की समाप्ति का आदेश दे सकता है। अब कह रहा है कोई पार्टनर है, उसने अपना क्या कर दिया, हिस्सा दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर दिया गया है, तीसरे पक्षकार को, थर्ड पार्टी को कर दिया गया है, तो किस साझेदार द्वारा क्या करेगा, न्यायालय से प्रार्थना करेगा कि साहब उस फर्म की समाप्ति का आदेश दे दिया जाए। लास्ट है जो 44 का क्लोज जो एफ कहता है कि फर्म क्या करे, निरंतर रूप से हानि हो रही है, किसी भी प्रकार का प्रॉफिट हो नहीं रहा है, यदि भविष्य में इसको चलाया जाएगा तो जो एक्स्ट्रा लाभ है, अतिरिक्त लाभ है, वह नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय क्या करेगा, फर्म के समापन की आज्ञा दे सकता है। तो 44A से लेकर F तक के जो कंटेंट है, यदि ऐसी स्थिति आती है तो न्यायालय का अधिकार मिल जाता है डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म का। अब क्या कभी कोई दूसरी भी परिस्थिति हो जाती है, यदि न्यायालय यदि उसको उचित और न्यायपूर्ण समझता है तो उसमें भी वो क्या कर सकता है, समापन का आदेश दे सकता है, ये 44G के अंतर्गत। तो ऐसी स्थितियाँ हो गई जब सारा पावर किसके पास आ गया, न्यायालय के पास आ गया। तो इस संबंध में लॉर्ड केयर्न्स भी कहा है कि साझेदारी के मामले में कभी ऐसी बात हो भी सकती है जिसके कारण सहयोग बंद हो जाए, तो असहयोग की दशा में फर्म की समाप्ति करना, यानी कि आप जैसे हम क्या पढ़ते हैं कि फर्म का निर्माण किस लिए किया जाता है, व्यापार के लाभों में हिस्सा बांटने के लिए करार किया जाता है, हम हिस्सा पाए, कोई व्यापार करे, व्यापार की वृद्धि हो, लेकिन यदि ऐसा कार्य होना बंद हो जाए तो फर्म का विघटन करना ही सही रहता है। तो हमने पढ़े अभी तक के 39 से लेके 44 तक के सेक्शन, जिसके अंतर्गत डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म के बारे में बताया गया था। आज ये सेक्शन का एंडिंग जो लास्ट सेक्शन था जिसमें मोड्स बताया गया था डिसॉल्यूशन का, तो हम 39 से लेके 44 की पूरी सीरीज पढ़ चुके हैं डिसॉल्यूशन के बारे में। यह चैप्टर क्लोज हो गया है। हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे हम सेक्शन 69 जो फर्म की रजिस्ट्रेशन से संबंधित है। थैंक यू।